हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय सामाजिक जो संगठन है उसके संगठनात्मक आधार, जिसमें हम एक एक करके वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और जो भी अदर चीज़ें हैं उन सबको समझेंगे। तो अभी का टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। क्या होता है ये, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो इससे पहले हमने जाना था कि भारतीय जो संस्कृति है वहाँ पर पंच महायज्ञ होते हैं, जो कि पंच ऋणों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। साथ में कर्म और पुनर्जन्म का एक थ्योरी मानी जाती है हमारे यहाँ पर। 16 संस्कार माने जाते हैं जिनके द्वारा इंसान की शुद्धि होती है, इंसान का शुद्धिकरण हो सकता है। और स्त्रियों के लिए एकमात्र संस्कार विवाह संस्कार है। इसके अतिरिक्त हमने जाना था कि जो पुरुषार्थ है वो क्या होते हैं। तो 4 पुरुषार्थ यानी जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी थोड़ा सा समझेंगे 4 वर्णों के बारे में, ठीक है। तो अभी जैसे कास्ट चलती है, ऐसे ही पहले के टाइम में एक व्यवस्था होती थी। जैसे अभी के टाइम में जाति व्यवस्था है, ऐसे ही पहले की जो प्राचीन व्यवस्था थी उस समय पे कास्ट नहीं थी। तो कास्ट के स्थान पर एक और व्यवस्था चलती थी जो कि आधारित होती थी व्यक्ति के गुणों पर, कि जैसे जिसके गुण होंगे वैसे ही उसको उसी वर्ण का सदस्य माना जाता था। कह सकते हैं कि काफ़ी सिमिलर थी वर्ग से। जैसे वर्ग संरचना होती है कि आप की जैसी योग्यता होती है, आपके पास जैसे संसाधन है, आप जैसा उपभोग करोगे वैसा ही आपको वर्ग का सदस्य माना जाता है। तो सेम थिंग कुछ कुछ वैसे ही होती है, खुली व्यवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने गुणों को के अनुसार किसी भी वर्ण में किसी भी टाइम पे मूव ऑन कर सकता है, जा सकता है। मतलब अगर आपका जन्म एक ब्राह्मण वर्ण में हुआ है तो भी आप अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से आप क्षत्रिय के गुणों को कर सकते हैं। और यदि आप क्षत्रिय हैं तो भी आप एक ब्राह्मण या एक आचार्य के रूप में पहले के टाइम में कार्य कर सकते थे। तो वर्ण व्यवस्था जो थी, गुणों पर आधारित व्यवस्था थी, बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी पहले के टाइम में ये। तो सिंपली पहले हम समझेंगे कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो ये जो शब्द है वर्ण, इसको अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसके 3 अर्थ हो सकते हैं। एक तो है पहला अर्थ कि वर्ण का अर्थ होता है कि वर्ण, हम लोग बोलते हैं ना वर्ण करना, किसी चीज़ का वर्ण, वर्ण मतलब चुनाव करना, कि हमने किस चीज़ को चुना है। तो प्रारंभ में इसका एक अर्थ ये लगाया जाता था कि जिसने जैसा व्यवसाय चुना है उसको उस वर्ण का मान लिया जाता था। यदि आपने अध्ययन अध्यापन का व्यवसाय चुना है तो आप ब्राह्मण वर्ण के थे। यदि आपका जो व्यवसाय है बहुत ज़्यादा रक्षा से संबंधित है, तो पराक्रम से संबंधित है, तो आप क्षत्रिय वर्ण में गिने जाते थे। आप व्यापार में इंटरेस्टेड थे, आपने व्यापार को चुनाव किया तो फिर आप वैश्य माने जाते थे। और यदि आप सेवा भाव से लोगों की सेवा करना चाह रहे तो आप शूद्र वर्ण में आते थे। तो जिसका जैसा व्यवसाय था या जिसने जैसे व्यवसाय का चुनाव किया, वर्ण किया, उसको उस वर्ण का माना गया। तो पहला अर्थ होता है वर्ण का कि चुनाव या वर्ण करना। दूसरा अर्थ होता है वर्ण का मतलब रंग। तो ऐसी मान्यता थी कि जिसका जैसा रंग होगा वो उस वर्ण का सदस्य होगा। तो ऐसा माना गया कि जो गोरे वर्ण के हैं यानी गोरे लोग, वो ब्राह्मण होंगे। जिनका लाल रंग होगा थोड़ा सा तो वो लोग क्षत्रिय होंगे। जिनका हल्का सा पीला रंग होगा वो वैश्य होंगे। और जो काले रंग के होंगे वो शूद्र कहलाएंगे। तो ये रंग के आधार पर। फिर तीसरा अर्थ निकलता है वर्ण का कि आपकी वृत्ति, आपके मानसिक विचार, आपकी रुचि, आपकी जो मनोवृत्तियां हैं वो कैसी हैं, ठीक। तो जिसकी जैसी थिंकिंग, जैसी रुचियां, जैसी मनोवृत्तियां, जैसा व्यवहार होगा, तो तीसरा अर्थ आता है वृत्ति। तो एक अर्थ है वर्ण यानी चुनाव करना, दूसरा अर्थ है रंग के आधार पर, और तीसरा है वृत्ति के आधार पर, कि आपकी मनोवृत्ति, आपकी रुचियां कैसी हैं वो डिसाइड करेंगी कि आपका वर्ण क्या होगा। तो ये तो हो गया वर्ण का अर्थ। फिर हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसे आई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपने तरीके से इसको बताने की कोशिश करी है। पहले हम थोड़ा सा देखेंगे एक शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जो हमारे धर्म ग्रंथ रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वर्ण को लेकर के, कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई।
तो शास्त्रीय विचारों को थोड़ा-सा हम देखेंगे। तो जैसे हमारा जो ऋग्वेद है, वेदों में कहा जाता है कि अथाह ज्ञान का सागर है और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद का एक सूक्त है पुरुष सूक्त, जिसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष जो आदि पुरुष था, यानी कि एक ब्रह्मा जी कह सकते हो। तो एक विराट पुरुष ब्राह्मण, जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। तो एक तरीके से संस्करण बता दिया गया कि मुख से ब्राह्मण यानी बोलने का कार्य या अध्ययन अध्यापन ब्राह्मण, फिर भुजाओं से क्षत्रिय यानी कि बल और पराक्रम का कार्य क्षत्रिय का, जंघाओं से वैश्य मतलब जंघाएं यानी पैर हमारे चलने का कार्य करते हैं, तो जो व्यापारी लोग होते हैं वो इधर से उधर भ्रमण करके चीज़ों को बेचना और ये सब करना, तो इसलिए वैश्य। और पैरों से यानी जो पैर सबसे नीचे होते हैं तो वो सेवा करने का कार्य, तो वो शूद्र का हो गया। तो ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में बताया गया है। तो इसी आधार पर उनके कार्यों को फिर डिवाइड कर दिया गया, उनके कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया गया कि आपको अध्ययन अध्यापन करना है, या फिर आपको रक्षण करना है, या फिर आपको व्यापार और पशुपालन करना है, या फिर आपको सेवा करना है। तो ये कर्तव्य चारों वर्णों के अलग अलग डिसाइड कर दिए गए, ऐसा बताया गया है ऋग्वेद में। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इनको कहा जाता है द्विज। ठीक, इनको द्विज कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। तो ये तो ऋग्वेद की बात हो गई। उपनिषदों में बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उपनिषदों में क्या बताया गया वो भी हम देखते हैं। तो इसमें बताया गया कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी ने अलग अलग वर्णों को जन्म दिया। तो उपनिषदों में कहा गया कि पहले ब्रह्मा जी ने सिर्फ ब्राह्मणों को जन्म दिया, लेकिन ब्राह्मणों का कार्य चूंकि सिर्फ अध्ययन अध्यापन ही था, तो वो सारे कार्यों को पूरा नहीं कर सके और सृष्टि नहीं चल पाई। तो फिर बाद में उन्होंने क्षत्रियों को जन्म दिया, क्योंकि असुरों का आक्रमण हो रहा था ना, तो क्षत्रियों को जन्म दिया ताकि वो ये जो बनाई हुई सृष्टि है उसका रक्षण कर सके। तो रक्षा का कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन अब उसका भरण पोषण कैसे होगा, लोग जीवित कैसे रहेंगे, तो इसके लिए उन्होंने फिर वैश्य वर्ण को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने। और उसके बाद फिर जब वैश्य वर्ण आया, देन फिर इन सभी की सेवा के लिए शूद्र वर्ण का जन्म हुआ। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकताएं हुई, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ब्रह्मा ने अलग अलग वर्णों को जन्म दिया और क्रमशः जन्म दिया। ठीक है, तो ये बताया गया उपनिषदों में। उसके बाद महाभारत में भी बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो महाभारत का शांति पर्व है, जहाँ पर बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु यानी भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए चरण यानी पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। और इसमें इन्होंने ये भी चीज़ वर्णित है कि ब्राह्मणों का रंग श्वेत था, जो कि सतोगुण का परिचायक था। देखो जो महाभारत है या जो गीता है, वहाँ पर गुण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, कर्म को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो 3 प्रकार के गुण बताए गए कि व्यक्ति के अंदर होते हैं। एक होता है सतगुण, एक होता है रजगुण, एक होता है तम गुण। इन चीज़ों को भी समझ लीजिएगा, सत, रज और तम गुण। तो सतगुण का मतलब होता है सात्विक विचार, बहुत ही उत्तम विचार, बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाली जो चीज़ें होती हैं वो सतोगुण में आती हैं। फिर रजोगुण जो होता है, इसमें थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि गुस्सा या थोड़ा पराक्रम, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। और तमोगुण जो एक तरीके का कह सकते हैं अपवित्रता, निकृष्ट चीज़ें जो भी होती हैं, ये थोड़ा सा तमोगुण में आती हैं। जैसे कि जो गलत, जैसे शराब पीना है, लड़ाई करना, ये जो भी चीज़ें हैं, ईर्ष्या वगैरह, ये सब तमोगुण में आती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, तो 3 गुण बताए गए। तो ऐसा माना गया कि जो ब्राह्मणों का रंग श्वेत था, तो वो परिचायक था पवित्रता का यानी सतोगुण का। क्षत्रियों का जो लाल रंग था, ये राजस गुण यानी
क्रोध का या पराक्रम का या शौर्य का, धैर्य का परिचायक था। उसके बाद वैश्यों का पीत जो वर्ण था यानी पीला रंग, ये रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण था, यानी कि थोड़ा सा ईर्ष्या भाव भी आएगा, थोड़ा सा पराक्रम भी होगा, थोड़ा सा उत्साह वाली चीज़ें भी होंगी। और शूद्रों का जो काला रंग है ये तमोगुण यानी अपवित्रता का परिचायक था। तो इस तरीके से गुणों के आधार पर फिर वर्णों का निर्माण हुआ, ये बताया गया शास्त्रीय ग्रंथों में। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो जितने भी शास्त्रीय ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे महाभारत हो, इनमें यही बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है इसकी उत्पत्ति एक किसी आदि पुरुष या ब्रह्मा जी के शरीर से हुई है और बाद में गुणों के आधार पर इनका विभाजन हो गया। लेकिन ये तो हो गया शास्त्रीय विचार। अब इस चीज़ को हम समाजशास्त्र में तो नहीं मान सकते, तो इसके लिए समाजशास्त्रियों ने या विद्वानों ने क्या क्या मत प्रकट किए हैं उनको भी जानना आवश्यक है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन, इन्होंने कहा कि आनुवांशिक विशेषताओं के बजाय वर्ण व्यवस्था गुण तथा कर्म पर आधारित थी। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी के पिता के अंदर जो विशेषताएं हैं वो पुत्र में भी होंगी। पुत्र अपनी अर्जित कर्मों के आधार पर अपने वर्ण में चेंजेस कर सकता था कि पिता जो व्यवसाय करता है पुत्र वो नहीं करना चाह रहा है, तो पुत्र अपने अर्जित गुणों के आधार पर अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकता था। अब यहाँ पर आप उदाहरण ले सकते हो महर्षि विश्वामित्र का, जो कि एक क्षत्रिय थे लेकिन बाद में उन्होंने ब्राह्मण के कर्तव्य निभाए थे और ब्राह्मण वर्ण में उन्होंने किया था। तो ऐसे ही और भी कई सारे उदाहरण आप ले सकते हो पुराने समय से, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो वर्ण व्यवस्था थी ये गुण पर आधारित थी, कर्मों पर आधारित थी कि जिसके जैसे कर्म होंगे, जो जैसे कार्यों को करेगा, जिसके जैसे गुण होंगे वो उस वर्ण का हो जाएगा, ना कि आनुवांशिक विशेषताएं। जबकि जाति में क्या है, आनुवांशिक विशेषताएं, एक बार जन्म ले लिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर जीएस घुरिये, ठीक, इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था में व्यक्तिगत विशेषताओं अर्थात रंग का सर्वाधिक महत्व था। मतलब इन्होंने कहा कि जो वर्ण है इसका सीधा सा संबंध रंग से था। प्रारंभ में इन्होंने कहा कि दो ही वर्ण थे, एक था आर्य और दूसरा था दस्यु। आर्य जो कि भारत में आए तो बाहरी आक्रमणकारी के रूप में आए और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको दास बना लिया। तो जो आर्य थे फिर अब बाहरी आक्रमणकारी के रूप में आए हैं, लेकिन वहाँ से फिर उनकी संख्या में फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई। तो जैसे जैसे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई तो आर्यों में ही 3 और वर्ण बट गए, जो कि कहलाए बाद में क्षत्रिय और फिर उसके बाद वैश्य। तो आर्यों के ही 3 पार्ट हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और दस्यु यानी जिनको दास बोला जाता था वो बन गए शूद्र। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका जन्म हुआ। के.एम. पडिक्कर, इन्होंने तथ्यों के आधार पर बताया कि वर्ण व्यवस्था का संबंध कर्म से था, ना कि जन्म से, क्योंकि वर्ण का संबंध व्यवसाय से था। मतलब के.एम. पडिक्कर का मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था है ये व्यवसाय पर आधारित थी, जिसका जैसा व्यवसाय था वो उस वर्ण का माना जाता था। ठीक, तो ये तो हो गई वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत। अब हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। तो जो वर्ण व्यवस्था थी ये गुण, स्वभाव और कर्म पर आधारित व्यवस्था थी। आपके गुण, आपका कैसा स्वभाव है, आप कैसा कार्य कर रहे हो, ये डिसाइड करता था कि आपका कौन सा वर्ण होगा। दूसरी विशेषता श्रम विभाजन पर आधारित थी। जो वर्ण व्यवस्था थी इसको अगर आप बारीकी से समझो तो कामों को बांट दिया गया था। कितनी अच्छी तरीके से कामों को बांटा गया था कि समाज के सारे कार्य अच्छी तरीके से हो भी पाए और सब कुछ सुचारू तरीके से चल पाए। तो श्रम विभाजन पर आधारित थी कि तुम्हारा ये कार्य है, तुम्हारा ये कार्य है। एक एक वर्ण का एक एक कार्य बांट दिया गया था ताकि जो समाज की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चली सके। फिर तीसरी विशेषता है अधिकार और कर्तव्यों का निश्चित वितरण था। मतलब वर्ण व्यवस्था में ये चीज़ पहले से ही डिसाइडेड थी कि किस वर्ण को क्या अधिकार मिलेंगे और किसको क्या क्या कर्तव्य पूरे करने पड़ेंगे। जैसे हर एक वर्ण के अलग अलग कर्तव्य बता दिए गए थे, तो उनको वो चीज़ पूरी करनी ही करनी थी। चौथी विशेषता थी कि वर्ण से व्यवसाय का निर्धारण होता था। आपके जैसे गुण थे आपको वैसा ही व्यवसाय करने की अनुमति
दी जाती थी कि यदि आपके गुण बहुत ही उत्तम है तो आप अध्ययन अध्यापन करो, आप ब्राह्मण वर्ण में हो। ऐसे ही बाकी जो भी गुण थे वो सारे के सारे इसी आधार पर व्यवसाय का निर्धारण होता था। पांचवी विशेषता है कि कर्म तथा पुनर्जन्म की धारणा पर बल दिया जाता था वर्ण व्यवस्था में। ऐसी मान्यता थी कि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही अगले जन्म में उसको वैसा ही जन्म मिलेगा और फिर अपने कर्मों का भुगतान भी उसको करना पड़ेगा। छठी विशेषता है कि जो वर्ण व्यवस्था है इसका आधार आध्यात्मिक था। दार्शनिक आध्यात्मिक आधार पर कि ऐसी व्यवस्था एक आदि पुरुष ने निर्धारित करी है या ब्रह्मा ने निर्धारित करी है, तो इसको आप तोड़ नहीं सकते, इस व्यवस्था को बने रहने देना चाहिए। तो एक आध्यात्मिक आधार था, शास्त्रीय ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। तो इस वजह से लोग आध्यात्मिकता के साथ में इसका पालन करते थे वर्ण व्यवस्था का। तो ये तो हो गई वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था में सभी वर्णों के अलग अलग कार्य या कर्तव्य डिवाइड कर दिए गए थे, जिनको कहा जाता था कि वर्ण धर्म। आप जिस वर्ण के हो, आपको जो कर्तव्य दिए गए हैं उन कर्तव्यों को पूरा करो, यही आपका धर्म है। तो वर्ण धर्म, इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ब्राह्मण धर्म उस टाइम पे क्या था, तो ब्राह्मणों से ये अपेक्षा की जाती थी कि आप इंद्रिय संयम रखो, थोड़ा खुद पे कंट्रोल रखो और अध्ययन अध्यापन पे जोर दो, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, दान दो और दान लो। ये 6 कर्तव्य ब्राह्मणों के बताए गए थे। यानी कि जो एक तरीके से पवित्रता वाले जितने भी कर्म हैं वो ब्राह्मणों को बताए गए थे और इंद्रिय संयम पे बहुत ज़्यादा इन पे बल दिया गया था कि आप खुद पे कंट्रोल रखो, थोड़ा सा संयमित जीवन व्यतीत करो। फिर क्षत्रिय धर्म, क्षत्रियों का कर्तव्य माना जाता था, मनुस्मृति में बताया गया है कि प्रजा की रक्षा करो, यज्ञ करो, अध्ययन करो, विषयों में आसक्ति ना रखो। मतलब ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा गलत संगति में पड़ गए, आप व्यसन कर रहे हो, क्योंकि फिर राजा यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर प्रजा कैसी होगी। तो ऐसा ना होना चाहिए आपके अंदर। आप दान दो और ये सारे के सारे कर्तव्य क्षत्रियों के माने गए थे। सिंपली कि प्रजा की रक्षा करना और बाकी विषयों से दूर, जो आसक्ति वाली चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना, सक्षम बने रहना और यज्ञ करना, दान देना, ये सारी चीज़ें क्षत्रियों की मानी जाती थी, उनका धर्म माना जाता था। वैश्य धर्म, तो मनुस्मृति में बताया गया था कि वैश्यों को समाज के भरण पोषण का दायित्व अपने कंधे पर लेकर, ऐसा माना जाता था कि जो वैश्य हैं वो समाज का भरण पोषण करें। तो इसके लिए उनको क्या करना था कि उनको पशुओं की रक्षा करनी थी, पशुपालन करना था, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना, कृषि करना, ये सारे के सारे कर्तव्य माने गए थे वैश्यों के कि आपको ये कार्य करने हैं। शूद्र धर्म, शूद्र को माना जाता था कि एकमात्र उसका धर्म है उपरोक्त जो तीनों वर्ण हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना। और जहाँ तक यदि संभव हो तो ब्राह्मण का सेवक बनो, ज़्यादा अच्छी बात है। आवश्यकता अनुसार अगर आपकी जीवन यापन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप क्षत्रिय वैश्य का भी सेवक बन सकते हो। तो सिंपली ये कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए थे। इनके पीछे उद्देश्य यही था कि सभी लोग अपने कार्य को सुचारू रूप से करें और समाज में एक संतुलन बना रहे, समाज की व्यवस्था अच्छे तरीके से चल सके। तो ऐसा माना जाता था कि एक वर्ण के अंदर आपका जो कर्तव्य है उसी को पूरा करो, दूसरा कर्तव्य फिर आप मतलब दूसरे वर्ण के कार्यों को ना करो, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता था। जीविकोपार्जन के लिए कभी कभी अलाउड था, बट सिंपली ना करो तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये सारे कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए थे। वर्ण व्यवस्था का महत्व क्या था और इसके प्रकार क्या थे, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था थी ये समाज में समानता बनाए रखने हेतु सभी वर्णों के कार्यों को बराबर महत्व दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि किसी एक वर्ण को मान लिया गया कि तुम्हारे ही कार्य सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्ण व्यवस्था में सभी वर्णों के कार्यों को बराबर महत्व दिया गया था। हालांकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये थोड़ा सा वहाँ पे नहीं लागू हो सकता था, क्योंकि अगर किसी को बोल दिया जाए कि तुम्हारा कार्य सिर्फ सेवा करना है, बाकी कुछ नहीं करो, तो बाकी लोग उसको दबाएंगे ही दबाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी थी, बट थ्योरेटिकली ये चीज़ मान्यता थी। दूसरी चीज़ कि कर्तव्य निर्वहन की प्रेरणा मिलती थी वर्ण व्यवस्था से। जो वर्ण व्यवस्था थी तो सभी के अपने अपने कर्तव्य डिसाइड थे, तो सभी को अपने कर्तव्यों को पूरा करना था।
लचीली व्यवस्था थी, एक तरीके की खुली व्यवस्था थी। जैसे जाति व्यवस्था है, बंद व्यवस्था है, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन वर्ण व्यवस्था में यदि आपने अपने आप को इस योग्य बना लिया कि आप दूसरे वर्ण में जा सकते हो, तो आपको दूसरे वर्ण की मान्यता मिल जाती, मतलब आप दूसरे वर्ण में गिने जाते। तो फिर एक लचीली व्यवस्था या खुली व्यवस्था थी। आप उसमें परिवर्तन कर सकते थे, अपना वर्ण परिवर्तित कर सकते थे, एक तरीके से वर्ग के समान थी। सामाजिक संघर्षों से छुटकारा मिलता था। देखो, जब सबके कार्य बटे हैं, सबके अपने अपने धर्म डिसाइड हैं, तो सब अपने अपने कार्यों को करेंगे, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं कि किसको कितना महत्व, किसको कितना महत्व। तो इस तरीके से सामाजिक संघर्ष नहीं होता था। पांचवी चीज कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण से जो एक अंतर निर्भरता बनती है, मतलब एक व्यक्ति एक ही कार्य को कर सकता है, तो दूसरे कार्य के लिए वो दूसरे पर निर्भर होगा ही होगा। जैसे कि ब्राह्मण थे तो सिर्फ उनको अध्ययन अध्यापन अगर करना है, तो रक्षण वाले कार्य के लिए वो क्षत्रियों पर निर्भर थे। क्षत्रिय थे तो भरण पोषण के लिए वैश्यों पर निर्भर थे, और सेवा के लिए शूद्रों पर निर्भर थे। तो इस तरीके से ये जो अन्योन्याश्रिता बनी रहती थी, एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, तो इस तरीके से समाज में एकता भी बनी रहती थी। छठी चीज थी कि रक्त की शुद्धता बनी रहती थी। एक वर्ण अपने ही अंदर विवाह करते थे, तो इस तरीके से रक्त की शुद्धता बनी रहती थी। शक्ति संतुलन बना रहता था, मतलब जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है वो एक तरीके से था। तो शक्ति संतुलन बना रहता था कि सारी पावर किसी एक ही वर्ण को नहीं मिली थी, और अगर आप दूसरे को महत्व नहीं देते, वो अपने कार्यों को करना छोड़ देगा, तो फिर समाज में सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। तो इस तरीके से सभी लोग एक दूसरे को महत्व देते थे, सभी वर्ण के लोग सभी वर्णों को महत्व देते थे, तो शक्ति संतुलन बना रहता था। तो ये सारी चीज़ें थीं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था थी, बट सम रीजंस, कुछ और रीजंस की वजह से अभी वो वर्तमान में नहीं विद्यमान है भारत में। तो ये था आज का लेक्चर। कल तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।